नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बहुपद से संबंधित एक प्रश्न ले रहे हैं। निम्न बहुपद के लिए P0, P-1, P2 और P3 के मान ज्ञात करने हैं। और वो समीकरण हमको दिया है 2/3 t का वर्ग ऋण 1/3 t धन 1/3। ये हमको P दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम t के मान को अलग अलग यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं इन सब मानों को यहाँ रख करके देखेंगे। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर चलिए t का मान 0 रखते हैं। t का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। अब उसके बाद t के जगह में 0 रख देंगे तो 0 का वर्ग ऋण 1/3। t के जगह में फिर से 0 रख देंगे धन 1/3 ना। तो 0 का वर्ग 0 ही होगा और 0 से 2/3 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ऋण 1/3 को 0 से गुणा करेंगे या 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा धन 1/3। तो P0 या P0 का मान हमको 1/3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक मान निकाल लिया है। तो इस समीकरण में चलिए t का मान ऋण 1 रखते हैं। P ऋण 1। ठीक है, तो t के जगह में ऋण 1 रखते जाएंगे। ये हो जाएगा 2/3 ऋण 1 का वर्ग ऋण 1/3 गुणा आ जाएगा ऋण 1 धन 1/3। ठीक है, चलिए इसको और आगे हल करते हैं अगले स्टेप में। तो यह आ जाएगा 2/3 ऋण 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऋण अब यहाँ पर 1/3 ऋणात्मक है और ऋण 1 भी ऋणात्मक है तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन। तो हो जाएगा धन और 1/3 और 1 का गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा धन 1/3। ठीक है, अब 2/3 से 1 का गुणा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा धन 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। दोनों का हर समान है, यानी 3 हम कॉमन ले सकते हैं जो लघुत्तम आएगा हमारा, है ना। 3 लघुत्तम आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 दोनों में शामिल है लघुत्तम के रूप में, तो हम अंश को सीधे ही जोड़ सकते हैं। 2 धन 2 बराबर 4/3, यानी P ऋण 1 का मान हमको 4/3 प्राप्त हो रहा है। ये हो गया इसका मान। अब इसके बाद P2 निकालते हैं, यानी t के जगह में हम 2 रखते हैं। चलिए रखते हैं 2/3। t के जगह में रख देंगे 2 का वर्ग ऋण 1/3 गुणा 2 हो जाएगा धन 1/3। ठीक है, तो इस वाले मान में हम लोगों ने 2 जो है रख दिया है t के जगह में। चलिए हल करते हैं इसको। 2/3 अब 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऋण 1/3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 2/3। ठीक है, ऋण चिन्ह यहाँ है इसलिए ऋण चिन्ह आ जाएगा धन 1/3। और इसको हल करेंगे तो 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 ऋण 2/3 धन 1/3। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सभी भिन्नों में जो हर है उसमें समान संख्या है, सब में 3 ही दिख रहा है, तो 3 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। और अंश में जो भी संख्या है उनको हम सीधे ही जोड़ या घटा देंगे, तो 8 ऋण 2 धन 1 इस तरह से। ठीक है, 8 और 1 दोनों धनात्मक है तो इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9 और इसमें से 2 को घटा देंगे 9 ऋण 2/3। अब 9 ऋण 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 7/3, यानी P
2 का मान क्या हो जाएगा 7/3। इस तरह से इसका मान जो है 7/3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं जब t का मान हम लोग 3 रखते हैं। p 3 का मान निकालते हैं तो चलिए यहां से हम मान रखते हैं 2/3। अब t के जगह में क्या रख देंगे 3 का वर्ग ऋण 1/3 गुणा आ जाएगा 3 और धन 1/3। ठीक है, तो जहां जहां t आ रहा था वहां वहां 3 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2/3 और ये आ जाएगा 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो या तो हम 9 लिख सकते हैं या हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं 3 के वर्ग को। एक 3 से एक 3 ये वाला 3 कट जाएगा ऋण। अब यहाँ पर भी ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा सिर्फ ऋण 1 धन 1/3। इसको अगर सरल ढंग से हल करना चाहते हैं, आपको लघुत्तम निकालने की जरूरत ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं 3/3 सब में है तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार वैसा भी करके देखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 1 धन 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 धन 1/3। इसका लघुत्तम 3 आ गया। अब आगे हम तिर्यक गुणा से हल करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा और यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 16/3। ठीक है, तो इस तरह से P3 का मान प्राप्त हो रहा है 16/3। इस तरह से चलिए हम इसको बिना कटाए हल करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको कटाते नहीं है, मान लीजिए ऐसे ही हल करते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा 3 तिया 9 9 दूनी 18 18/3 आ जाएगा ऋण इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3/3 आ जाएगा धन 1/3। इस तरह से ठीक है। अब सब में 3 जो है हर में है ना, तीनों भिन्नों में, तो 3 नीचे में आ जाएगा। अब इन सब को ऐसे ही जोड़ देंगे तो 18 ऋण 3 धन 1। ठीक है, तो 18 और 1 19 हो जाएगा 19 ऋण 3/3। अब 19 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा करने से भी हमारा उत्तर 16/3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर हमको किसी बहुपद में है ना उसके मान जो है कोई भी मान दिए हो, जैसे यहाँ पर 0 ऋण 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो, तो उनको आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। हमको क्या करना है, जो भी चर पद हैं उनके जगह में जो दिए गए मान हैं उनको रखना है समीकरण में। रखने के बाद हमको कुछ न कुछ मान इस तरह से प्राप्त होगा। हो सकता है अगर वो शून्यक हो, है ना, अगर मान लीजिए ऋण 1 इस समीकरण का शून्यक है तो ऋण 1 के मान के लिए यहाँ पर जो समीकरण का मान है वो 0 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगर शून्यक नहीं है तो कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा, अगर शून्यक है तो 0 प्राप्त होगा। तो अगला प्रश्न हम ले रहे हैं x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 6 में हम क्या जोड़ेंगे कि x का वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें m जोड़ते हैं, x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 6 में मान लीजिए हम m जोड़ते हैं। m जोड़ने से हमको उत्तर क्या प्राप्त होता है, x का वर्ग ऋण x धन 4। ठीक है, अब इस m का मान निकालने के लिए m को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, दाएं साइड राइट साइड में। तो m बराबर आ जाएगा x का वर्ग ऋण x धन 4 और इसको इधर भेजेंगे तो इन सभी के मान जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएंगे और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएंगे।
x की घात 3 जो धनात्मक है वो इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण x की घात 3 हो जाएगा। ये धनात्मक है 3x का वर्ग, ये 3x का वर्ग ऋणात्मक है वो इधर आकर के धनात्मक हो जाएगा, धन 3x का वर्ग, और धन 6 है वो इधर आकर के ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो जो समान घात वाले हैं उनको जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग और 3x का वर्ग ये दोनों समान घात वाले हैं और दोनों धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4x का वर्ग। तो इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 4x का वर्ग, और हाँ x की घात ऋण 3 का कोई और जोड़ीदार नहीं है जिससे इसको जोड़ा या घटाया जाए, तो ऋण x की घात 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको पहले लिखना था वैसे, है ना। चलिए ठीक है, अगले स्टेप में पहले लिख देंगे। इसी तरह से ऋण x का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, कोई साथी नहीं है जिससे इसको जोड़ा या घटाया जाए, तो ऋण x भी ऐसे ही आ जाएगा। और धन 4 और ऋण 6 इन दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो, और उसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम व्यवस्थित करके लिख देते हैं। तो ऋण x की घात 3 धन 4x का वर्ग ऋण x ऋण 2। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसको हम x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 6 से जोड़ेंगे तो हमको उत्तर क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त होगा। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। PU का मान हमको दिया है, QU और RU का मान हमको दिया हुआ है, और PU QU RU के घात को हमको बताना है। यानी इन तीनों जो बहुपद दिए हुए हैं इनका गुणा करना है और गुणा करके हमको घात का पता लगाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हम इसको पूरी तरह से हल करें और उसके बाद बताएं कि इसकी घात क्या है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम शॉर्टकट में भी इसको निकाल सकते हैं। तो पहले पूरी तरह से इसको हल करके हम बताते हैं कि इसकी घात क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले PU इंटू QU निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का हमको गुणा करना है, तीनों जो बहुपद दिए हुए हैं उनका गुणा करना है। तो चलिए पहले शुरू के दो बहुपद जो दिए हुए हैं उनका गुणा करते हैं। u का वर्ग धन 3u धन 4 का हमको गुणा करना है, u का वर्ग धन u ऋण 12 से। ठीक है, तो चलिए u के वर्ग का u के वर्ग से गुणा करेंगे तो u की घात 4 आ जाएगी, और इसी तरह से u के वर्ग का धन u से गुणा करेंगे तो u की घात 3 आ जाएगा। इसी तरह से u के वर्ग का ऋण 12 से गुणा करेंगे तो ऋण 12 u का वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से धन 3u का u के वर्ग से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। u का u के वर्ग से गुणा होगा तो u की घात 3 आ जाएगी। इसी तरह से 3u का u से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3u का वर्ग आ जाएगा, और 3u का ऋण 12 से गुणा करेंगे तो 12 या 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा u 36u। अब इसी तरह से 4 का हम u के वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4u का वर्ग, और 4 का u से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4u, और 4 का ऋण 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसमें हम समान घात वाली पदों को या तो जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं उनके चिन्ह के अनुसार। तो u की घात 4 जो है अकेला है इसमें, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखते हैं u की घात 3 वाले कितने पद हैं। तो यहाँ पर 2 पद हमको दिख रहे हैं, ये दोनों पद दोनों धनात्मक हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। u की घात 3 और 3u की घात 3 क्या हो जाएगा, 4u की घात 3। अब उसके बाद u के वर्ग वाले पद को देखते हैं। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये है, तो तीसरा पद ये है। ठीक है, ये ऋणात्मक है, ऋण 12u का वर्ग धन 3u का वर्ग और धन 4u का वर्ग। तो 3 और 4u का वर्ग क्या हो जाएगा, 7u का वर्ग हो जाएगा,
तो ऋण 12u का वर्ग धन 7u का वर्ग इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद u वाले टर्म को देखते हैं तो यहाँ पर ऋण 36u और 4u। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग है, इसलिए दोनों को घटाना होगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पद का लगाया जाता है। तो यहाँ बड़ा पद जो है वो 36u है। तो 36 में से 4 को घटाएंगे तो ऋण 32u आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर केवल एक ही अचर संख्या है तो इसको भी लिख देंगे ऋण 48। इसको एक बार और हल कर देते हैं। u की घात 4 धन 4u की घात 3 ऋण 12u का वर्ग और धन 7u का वर्ग। दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसे जो पद हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5u का वर्ग आ जाएगा। क्योंकि 12u का वर्ग बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा। आगे की संख्या को ऐसे ही लिख देंगे, यानी पदों को लिख देंगे 32u, ऋण 32u और ऋण 48। अब उसके बाद ये हमको मिल गया PU इंटू QU। इस PU इंटू QU में हमको क्या करना है, RU का गुणा करना है। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसके साथ हम और गुणा कर देते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे। इसको PU इंटू QU समझ लेंगे और उसके साथ RU का हमको गुणा करना है। तो RU का मान हमको क्या दिया हुआ है, U ऋण 2। तो U ऋण 2 हम लोग यहाँ से इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो u की घात 4 का u से गुणा करेंगे या u का u की घात 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, u की घात 5 आ जाएगा। u का हम 4u की घात 3 से गुणा करेंगे तो 4u की घात 4 आ जाएगा। ऋण u का ऋण 5u के वर्ग से गुणा करेंगे तो ऋण 5u की घात 3 आ जाएगा। इसी तरह से u का ऋण 32u से गुणा करेंगे तो ऋण 32u का वर्ग आ जाएगा। और 48 से u का गुणा करेंगे तो 48u आ जाएगा। इसी तरह से ऋण 2 का u की घात 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 2u की घात 4 आ जाएगा। इसी तरह से ऋण 2 का 4u की घात 3 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा। और चूंकि ऋण है 2 जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए मान हमको ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा u की घात 3। इसी तरह से ऋण 2 का हम ऋण 5u के वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर जो है वो धन में आएगा और 2 पंचे 10 u का वर्ग हो जाएगा। अब हम ऋण 2 का ऋण 32u से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा और 32 का 2 से गुणा करेंगे तो 64u आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 32 दूनी 64 और u ऐसे ही लिख देंगे। और ऋण 2 का ऋण 48 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन 96 आ जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से इन तीनों बहुपदों का गुणा करने पर हमको ये जो संख्याएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं। इसको हम गुणा के आंसर के रूप में अगर प्राप्त करना चाहें तो इनमें जितने भी पद आए हैं उनको फिर से हमको उनके घातों के अनुसार जोड़ना या घटाना पड़ेगा। चलिए एक बार घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। u की घात 5 अकेला है इसलिए अकेला आएगा, धन u की घात 4 भी एक ही है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी एक और u की घात 4 वाला पद है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इसमें ये बड़ा है ना, 4 बड़ा है, इसलिए जो उत्तर है वो धनात्मक आएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2u की घात 4 आ जाएगा। अब u की घात 3 वाले पद देखते हैं तो u की घात 3 वाले पद यहाँ पर हमको 2 दिख रहे हैं, ऋण 5u की घात 3 और ऋण 8u की घात 3। तो दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह ऋणात्मक होगा। 8 5 13 u की घात 3 आ जाएगा। अब u के वर्ग वाले पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यहाँ पर u के वर्ग वाले पद ये हैं, ऋण 32u का वर्ग और धन 10u का वर्ग। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। 32 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22u का वर्ग। अब उसके बाद u वाले पद को देखते हैं
तो यहाँ पर 48u और 64u। यहाँ 64u धनात्मक है और बड़ा पद भी है, इसलिए उत्तर जो है वो धनात्मक हमको प्राप्त होगा। अब 64 में से 48 को घटाएंगे, तो 64 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 है ना। 4 में से 8 गया है ना, तो ये आएगा 6 और एक हासिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये 16 आ जाएगा, 16u। और यहाँ पर जो अचर पद है वो है धन 96। तो इस तरह से धन 96 जो है हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से इन तीनों ही पदों का गुणा करने पर ये हमको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, उत्तर होगा u की घात 5 धन 2u की घात 4 ऋण 13u की घात 3 ऋण 22u की घात 2 धन 16u धन 96। अब इसमें बोला है कि इन तीनों बहुपदों का गुणा करने पर हमको जो घात प्राप्त होगा वो बताइए। तो घात पूछता है तो इसका मतलब क्या है, जो अधिकतम घात होती है उसी को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं u की घात 5 जो है वो चर पदों का सबसे बड़ा घात है, यानी यहाँ पर इसकी घात आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे कि p का u गुणा q का u गुणा r का u जो है इसका घात जो है 5 हमको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिर्फ घात निकालने के बारे में पूछा जाता है प्रश्न में कि गुणा करने पर किसी दो बहुपदों की घात क्या होगी, तो घात हम एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। इसमें हमको जो भी बहुपद दिए गए हैं उसके चर पदों के सबसे जो बड़े घात हैं उनको ही लेना है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले बहुपद की सबसे बड़ी जो घात है वो u की घात 2 है। हमको चर पदों की सबसे बड़ी घात देखनी है, तो पहले बहुपद की सबसे बड़ी घात है u का वर्ग। इसी तरह से दूसरे बहुपद में भी चर पद की सबसे बड़ी घात u का वर्ग ही है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, u का वर्ग गुणा u का वर्ग। और इसमें तीसरा एक बहुपद भी दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी घात अगर बोलें तो u है। ठीक है, तो इसका भी गुणा कर देंगे। जितने पदों का अगर हमको गुणा करने के लिए बोला जाता है उतने पदों में जो अचर पद हैं उनके सबसे बड़ी घातों को सिर्फ हमको गुणा करना है। ठीक है, तो u का वर्ग गुणा u का वर्ग गुणा u, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, u की घात 2 धन 1, यानी u की घात 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा उत्तर आएगा उसकी घात क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको गुणा के पदों में पूछा जाता है कि निम्न बहुपदों का गुणा करने पर उसकी घात क्या है ये बताइए करके, तो हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगा करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आता है हल करने के लिए तो आपको पूरा गुणा करके बताना होगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमको कहा गया है कि 2x धन 5 में किस चीज का गुणा करें कि हमको गुणनफल 8x का वर्ग धन 26x धन 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 2x धन 5 में हम m का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमको मिलता है 8x का वर्ग धन 26x धन 15। अब m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे 2x धन 5 को। ठीक है, तो यहाँ गुणा हो रहा था, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8x का वर्ग धन 26x धन 15 बटे 2x धन 5। तो चलिए हम इसको भाज्य और भाजक के रूप में लिख लेते हैं। लिखने से पहले हमको एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनमें जो भाज्य और भाजक हैं उनको चर पदों के घटते हुए क्रम के रूप में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम लिखेंगे
सबसे बड़े घात को। तो 8x का वर्ग धन 26x धन 15, ये पहले से ही घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है और यहाँ पर भाजक भी घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको पहले देख लेना है कि ये घटते क्रम में है या नहीं। अगर नहीं है तो घटते क्रम में लिखना है। अब उसके बाद चलिए भाग करना शुरू करते हैं। तो भाग करने से पहले हम यहाँ पर कैसे आइडिया लगाएंगे, इनमें दोनों में ही जो बड़े पद हैं, जैसे इसमें 8x का वर्ग है और इसमें 2x है, तो इन दोनों को ही लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है, इसको और इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, 2x और इधर 8x। 2x का गुणा हम किससे करें कि 8x का वर्ग आ जाए, तो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और x का गुणा हम x से करेंगे तो x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यानी हम 2x का गुणा 4x से करेंगे और धन 5 का भी हम 4x से गुणा करेंगे। तो चलिए 4x का 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनको घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8x से 8x कट जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलेगा, ये 8x जो धनात्मक था वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा तो कट जाएगा। इसी तरह से ये जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 26 में से 20x को घटाएंगे। ठीक है, 26x में से 20x घटेगा तो क्या आएगा, 6x आ जाएगा, और ऊपर से धन 15 को हम लोग उतार लेंगे। अब उसके बाद फिर से वही काम करना है, जो बड़े पद हैं उनको देखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इधर 2x और इधर 6x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हमको 3 से करना होगा, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, x तो पहले से ही है। ठीक है, और यहाँ पर हम धनात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या लेंगे तभी उसका चिन्ह बदल करके, है ना, आगे में जो भी आंसर आएगा उसको घटाना रहता है। तो धनात्मक लेंगे तो वो चिन्ह बदल करके ऋणात्मक आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक लेते हैं, धन 3। तो 2x का 3 से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, और इसी तरह से 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से चिन्ह बदलेगा, है ना, ये धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो दोनों ही कट जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो 2x धन 5 में हमको किसका गुणा करना है, 4x धन 3 का गुणा करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको जो उत्तर है वो क्या प्राप्त होगा, 8x का वर्ग धन 26x धन 15 प्राप्त होगा। तो इस तरह से किसका गुणा करें या किसका भाग करें ऐसा पूछा जाता है, तो हम उसके बदले में हम कोई चर पद m मान लेते हैं, फिर उस m का मान हम निकालते हैं। m का मान निकालने के लिए जो लेफ्ट साइड की जो पद है या बहुपद है उसको हमको पक्षांतर करना पड़ता है। अब पक्षांतर किस तरह से होगा, ये उसके, है ना, जो भी संक्रिया है उस पर निर्भर करता है। अगर वो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, या फिर गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे में जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका निराकरण अगले वीडियो में कर सकूं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपदों के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।